हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बच्चों ऐसा है कि मान लो ये कोई एक वायर है। ठीक है, ये कैसा है, एक कंडक्टिंग वायर है बच्चों। कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या है, इसमें करंट फ्लो होगा। अब ध्यान से सुनना। अच्छा, कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो होता है? नहीं, करंट नहीं फ्लो होता है। उसमें क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वायर के अंदर क्या फ्लो होते हैं, उसमें जो फ्री आइंस होते हैं, मींस फ्री आइंस या फ्री इलेक्ट्रॉन is responsible for the conduction of electric current। मतलब कह सकते हैं यहां पर कि कोई भी वायर में या कोई भी कंडक्टिंग मेटल में उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आपने करंट का ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है, I बराबर क्या होता है, Q/T। मतलब रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, I से। उसको क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, और करंट हमेशा बच्चों हम उसको कंसीडर करते हैं स्केलर क्वांटिटी। करंट को क्या कंसीडर करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा यहां पर। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम या मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। ठीक है, क्लियर हो गया। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा नेगेटिव से किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। और जो करंट की डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, करंट इसको हम कंसीडर करते हैं इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया, इसको फटाफट नोट करो। अच्छा, मैं यहां पे सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, सर्किट डायग्राम में ये लगा दिया बल्ब। ठीक है, यहां पे लगा दें अमीटर। अच्छा, अमीटर में नीचे साइड प्लस ऊपर साइड माइनस, मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ हमेशा प्लस रहेगा और लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं सही से बना रहा हूं एक बार। ठीक है, ये क्या दिया, स्विच मैंने। ये क्या है, हमेशा बैटरी हमारी। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। जो प्लस वाला होता है बच्चों उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो माइनस वाला सिंबल होता है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होती है, करंट की डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। इतनी बात भेजे में खुशी। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो फटाफट इतना नोट करो। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताते हैं। अच्छा, सिंपली ऐसे समझो, नोट कर लेना पहले। ऐसे समझो कि मान लो ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर है मतलब जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे तो ये वायर क्या करना स्टार्ट कर देगा, हीटिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस पर पोटेंशियल पड़ रहा है। क्योंकि वोल्टेज क्या है, एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ क्या करता है, पुश करता है। इतनी बात भेजे में घुसी। अगर नहीं समझ में आई तो इलेक्ट्रिसिटी की पहली वीडियो देख लेना। ठीक है, सर्च करना इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट लेक्चर बाय मेगी क्लासेस, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक, फिर से समझा रहे हैं। मान लो ये कंडक्टिंग वायर है।
ठीक है। इस कंडक्टिंग वायर में जैसे ही हम करंट की सप्लाई देंगे तो कुछ टाइम बाद ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, वायर हीटअप होना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये वायर अपने आप कुछ देर बाद गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस वायर के अंदर एटम्स होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही करंट देंगे या जैसे ही पोटेंशियल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कॉलिजन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉलिजन के टाइम पे इनकी एनर्जी वेस्ट होगी और जो एनर्जी वेस्ट होकर बाहर निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। अभी इसका डेरिवेशन समझाएंगे। ये तो थी थ्योरी, इतनी बात बेजे में घुस गई, ठीक है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स कौन देगा इसमें? एक्स्ट्रा फोर्स कौन देगा? वोल्टेज। और इस वोल्टेज के अगेंस्ट में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, सेम है, तो ये तो रिपेल करेगा, लेकिन इधर से पड़ रहा है फोर्स। जब इधर से पड़ेगा फोर्स तो ये किधर जाएगा, आगे की तरफ। समझ में आया? क्लियर हो गया? जिसकी वजह से कॉलिजन ज्यादा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि टकराव जितना ज्यादा होगा करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल से समझो, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा, दोनों में अनमन जितना ज़्यादा होगी, उतनी तो बात कम होगी। बात समझ में आई? तो क्लियर करने का सिंपल सा तरीका समझो कि अगर कोई रोड खाली है तो आसानी से आप चले जा सकते हो, लेकिन रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। और धक्का मुक्की करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, और एनर्जी वेस्ट होगी, समझ में आया, तो हीटिंग इफेक्ट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना क्लियर हो गया? पहले इतना नोट करो, फिर इसका डेरिवेशन करा रहे। नोट हुआ? स्क्रीनशॉट लिया? ठीक है, आगे बढ़े। इस चैप्टर के बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन से, हीटिंग इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक पावर से, ठीक है, बहुत सारे प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और वो सारे न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, अच्छे से समझ के आपको करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएं उन्हीं में से या उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिले, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन की बात करेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो डेरिवेशन का सिंपल सा मतलब है, देखो ये एक कोई कंडक्टिंग वायर कंसीडर करो, इसके अंदर ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब मैंने इस पर क्या किया, वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, ठीक है। मतलब यहां पर हमने क्या किया, बकडन किया, किस पे किया, चार्ज पे, ठीक। अच्छा, मैंने वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, बकडन बाई चार्ज, यही तो था। मतलब B बराबर W अपॉन Q, यही तो था। अच्छा, मुझे बकडन निकालना है तो क्या होगा, V इंटू Q, यही तो होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब बकडन हो रहा है किस पर, चार्ज पे। क्यों? क्योंकि उस पर हम क्या दे रहे हैं, वोल्टेज की सप्लाई, पोटेंशियल दे रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं, इसी वजह से इसमें क्या हो रहा है, चार्ज एक रीजन से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछूं कि बकडन है क्या। बकडन बच्चों वो एनर्जी है जो चार्ज को दी जा रही है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में। ध्यान से समझो, मैं पूछूं कि बकडन कहां पे हो रहा है, तुम कहोगे सर यहां पे हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी कैसे हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। मतलब यहां पर चार्ज एग्जिस्ट करता है, समझ में आया, क्लियर हो गया। और कांटेक्ट फोर्स में क्या हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स में बॉडी कांटेक्ट में होती। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि बकडन हो रहा है किस पे, चार्ज पे। बात बेजे में घुसी। अब इसी को हम थोड़ा समझते हैं अच्छे से। इतना क्लियर हो गया, W बराबर क्या है, V इंटू Q, ठीक। वाई यूजिंग ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है। V बराबर क्या होता है, I इंटू R,
क्या होता है I इंटू आर। ठीक, क्लियर हो गया। और यहां पर Q बराबर हमने अभी निकाला है। अच्छा, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I बराबर क्या होता है हमारा Q अपॉन T, अभी लिखाया था। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? I इंटू टी। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी, यही तो होगा। अब चलो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। Q और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी इसको सेकंड, इसको थर्ड दे दो। पुट द वैल्यू ऑफ V एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट में पुट करेंगे तो W बराबर क्या आएगा हमारा? V की जगह हमको क्या पुट करना है? I इंटू आर। और Q की जगह क्या पुट करना है हमको? I इंटू टी, I इंटू टी। तो W बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? I इंटू आई हो गया I स्क्वायर और R इंटू टी। अच्छा, जो वर्क डन हो रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां पे लिख दो, यहां लिखो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब यहां पर देखो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा? I स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो भी आगे सीखेंगे जब इलेक्ट्रिक पावर समझाएंगे। ठीक है, सभी फॉर्मूला को इंटरलिंक कैसे किया जाता है वो भी समझाएंगे। इतनी बात बीजे में घुसी। ठीक है, ठीक, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बात करते हैं। मतलब हमको यहाँ से ये पता चला कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। हमको यहाँ से पता चला कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। और हमको यहाँ से पता चला कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो हीट भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई तकलीफ? इतना नोट करो फटाक से, फिर आगे समझाते हैं। कोई तकलीफ? इतना समझ में आ गया? मीन्स H is directly proportional to square of current, H is directly proportional to resistance of a conductor and H is directly proportional to T। यहाँ पर T for time period है, समझ में आया? Not T for temperature नहीं है, यहाँ पर T for time है, नोट कर लेना। ठीक है, रब कर दें। ठीक, अब अच्छा इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ, पेपर में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, जो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, पहला पॉइंट, ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है या हाई रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, अब हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसको ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? टंगस्टन से। ठीक है, और ये टंगस्टन किससे मिलके बना होता है? लेड और टिन से। ठीक है, शायद इन्हीं दोनों से मिलके बना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये एलॉय है या मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, एलॉय है या मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल तो छोड़ ही दो। टंगस्टन एक एलॉय है या मेटल है? ठीक है, इतना बताना कमेंट बॉक्स में। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो एक फिलामेंट से बना होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टंगस्टन। और ये इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे ही करंट की सप्लाई देते हैं तो जो टंगस्टन है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हीट ग्लो करता है, समझ में आया? और बल्ब जलने लगता है। क्लियर हो गया? इतनी बात भेजे में घुसी। अब सबसे
इंटरेस्टिंग बात इसमें से ये है कि जैसे ही टंगस्टन ग्लो करता है, मतलब कोई बल्ब अगर 100 वॉट का है, ठीक है, अगर कोई बल्ब 100 वॉट का है तो 1 सेकंड में वो 100 जूल ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक मिनट रुकना बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मतलब सिंपल सा इतना बोलेंगे कि अगर कोई बल्ब 100 वॉट का है, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा या यूज करेगा, 100 जूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर वाले टॉपिक में समझाएंगे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन किससे मिलके बनी होती है? नाइक्रोम वायर से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ठीक है, उसमें उसके जो बेस में जो वायर लगा होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम क्या करता है, गर्म होता है और वो क्लॉथ पे जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, प्रेस करना शुरू कर देता है। ठीक। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इतना रब कर दें, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे सेफ्टी मेजरमेंट समझाएंगे तब आपको और डिटेल में समझा देंगे। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये लो मेल्टिंग डिवाइस होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम यूज़ कहाँ करते हैं? ये सेफ्टी मेजरमेंट पे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, ठीक है, इसमें जो वायर होता है वो ईजिली मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जल्दी मेल्ट हो जाता है तो होता क्या है, सर्किट ओपन हो जाता है। सर्किट ओपन होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको डैमेज होने से ये क्या करता है, प्रिवेंट कर लेता है। समझ में आया? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जैसे ही करंट लिमिट से ज़्यादा आएगा ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा। अब वायर मेल्ट होगा तो सर्किट ओपन होगा। सर्किट ओपन होने का मतलब क्या है कि करंट की सप्लाई रुक जाएगी और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, वो डैमेज होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला है कि हमको थिक वायर यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर हमको रिड्यूस करना है हीटिंग इफेक्ट को तो सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो सबसे पहला कंडीशन है हमको थिकर वायर यूज करने चाहिए। थिकर वायर यूज करने का मतलब क्या है कि जितना मोटा वायर होगा। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछूं कि पतले वायर में करंट ज़्यादा होता है या मोटे वायर में करंट ज़्यादा होता है, तो आप सीधा सा कहोगे मोटे वायर में करंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितना पतला वायर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही पास पास होंगे और इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे करंट उसमें कम फ्लो होगा। जिस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, और I बराबर क्या होता है, B अपॉन आर। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अगर करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। इतनी बात तो पता है। ठीक है, और जितना मोटा वायर होगा उसमें एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन दूरी पे तो कॉलिजन कम होगा और करंट ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? तो हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने का सिंपल सा तरीका है, थिकर वायर यूज करो। दूसरा, गुड इंसुलेशन। तीसरा, हमको क्या करना है, पहला हो गया थिकर वायर, दूसरा हो गया गुड इंसुलेशन, लिखो यहां पे। सेकंड है गुड इंसुलेशन और तीसरा पॉइंट हो गया कूलिंग सिस्टम। ठीक है, कूलिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सभी में कूलिंग सिस्टम आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? कूलिंग सिस्टम आपने देखा कि ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद वो अपने आप खुद से डिवाइस कैसे हो जाते हैं, कूल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस ज़्यादा होती है। अब हीट लॉस ज़्यादा होने का मतलब क्या है, तो जितने भी कूलिंग डिवाइस होते हैं उनमें क्या होता है, हीट लॉस कम होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें सभी में कूलिंग सिस्टम लगा होता है। कूलिंग सिस्टम का मतलब क्या है
कि वो जल्दी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, वायर ज़्यादा गर्म नहीं होता तो उन पे लोड कम पड़ता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।